नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीसेस विद अनुराग चैनल पर। कल पॉलिटी की पहली क्लास हुई थी, आज देखते हैं दूसरी क्लास और इसका होगा ये अध्याय नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आधुनिक भारत में सरकार और प्रशासन का जो ढांचा मौजूद है, काफी हद तक उसकी विधिक रूपरेखा ब्रिटिश शासित भारत में निर्मित की गई। भारत के वर्तमान संविधान की रचना यद्यपि एक संविधान सभा द्वारा की गई, परंतु ब्रिटिश शासित भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए विविध संवैधानिक प्रयोगों ने इसकी आधारशिला तैयार की। चूंकि भारत में अंग्रेजी शासन को दो चरणों में कंपनी शासन और ताज शासन में बांटा जा सकता है, अतः भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को निम्नलिखित दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, 1858 तक कंपनी के शासन के अधीन किए गए संवैधानिक प्रयोग। दूसरा, 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज शासन के अधीन किए गए संवैधानिक प्रयोग। भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में 1858 तक कंपनी शासन के अधीन जो एक्ट आए उनको देखते हैं। उनमें से पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। फिर 1858 से 1947 तक ताज शासन के अधीन तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आगे आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1858 तक कंपनी शासन के दौरान किए गए संवैधानिक प्रयोग में पहला जो 1773 का विनियामक अधिनियम जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है उसको देखते हैं। तो भारत में कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा भारत में केंद्रीकरण की नींव पड़ी। इस अधिनियम द्वारा मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद गठित की गई। तो अब देखते हैं 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया और ब्रिटिश भारत में राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अतः कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधियों तक सीमित कर दी गई, जबकि प्रशासनिक और राजनीतिक
मामलों का कार्यभार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। अब देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दे दिया। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस अधिनियम द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इनसे जब भी कोई प्रश्न बनता है, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो आपको याद रखना है वह है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाए और शिक्षित भारतीय तैयार किए जाए। अब देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा चाय के व्यापार तथा चीन के साथ होने वाले व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। साथ ही कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब उसे ही कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। कानूनी परामर्श देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक और सदस्य जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के कुल 4 सदस्य थे इसमें। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह योजना लागू नहीं हो पाई। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इस तरह विधि निर्माण के लिए एक 12 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसे केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था को आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। इतिहास में चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं ब्रिटिश ताज शासन के दौरान किए गए संवैधानिक प्रयोग, जिसमें पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया।
अच्छा, हुआ ये था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत के लोगों का जो विद्रोह था उसको समझकर ब्रिटिश ने ये सोचा कि अगर कंपनी के हाथों में सत्ता बनी रही तो फिर ये विद्रोह को इतनी आसानी से तो नहीं दबाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने लाया भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसके अंतर्गत शासन, राज्य क्षेत्र और राजस्व संबंधी अधिकार ब्रिटिश ताज के अधीन हो गए। यह कार्य ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1958 को उद्घोषित किया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम वायसराय बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत राज्य सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इस नाते वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद गठित की गई जिसे भारत परिषद कहा गया। सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित रूप से भारत गृह सरकार नाम दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। भारत सचिव उसकी परिषद अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी, परंतु उनके वेतन भत्ते व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया, क्योंकि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधायी परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम द्वारा उस विभागीय प्रणाली को कानूनी मान्यता दे दी गई जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उस विभाग के प्रशासन के लिए वही उत्तरदायी होता था। इस अधिनियम द्वारा बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद के सहमति के अध्यादेश जारी किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इस तरह अधिनियम द्वारा प्रांतों में विधानमंडल के सृजन का प्रावधान
लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले-मेल्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले-मेल्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अधिनियम मार्ले और मिंटो के प्रयासों से ही लाया गया। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लागू की गई और इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता माना गया और इसे बांटो और राज करो की नीति कहा गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में तथा इंग्लैंड में स्थित भारत राज्य सचिव की परिषद में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। भारत राज्य सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे तथा वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की तथा दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। भारत परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि यह अधिनियम इन दोनों के प्रयासों से ही आया था। मॉन्टेग्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय थे। केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन नाम दिया गया। द्वैध शासन के लिए अंग्रेजी में डायरकी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो यूनानी भाषा के डायार्क से लिया गया है। इसका अर्थ दोहरा शासन होता है। इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई जिसमें एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन गठित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था कब से शुरू हुई तो आपने अभी देखा।
उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, जबकि निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इसमें सिख, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया गया। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम वर्ष 1930 से 1932 के बीच लंदन में आयोजित किए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों द्वारा भारत में प्रस्तावित संवैधानिक सुधार के संबंध में जारी किए गए श्वेत पत्र में की गई संस्तुतियों का परिणाम था। यह एक सुगठित और विस्तृत अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थी। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो इसके आगे का भाग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसके आगे जो है भारत परिषद अधिनियम में जो संघीय शासन प्रणाली की स्वीकृति कैसे हुई, और इसमें ही एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके बाद अगला अध्याय जो होगा वो भारत के वर्तमान संविधान की रचना को हम देखेंगे। तो क्लास को ज्यादा बड़ा न रख करके क्लास को लगभग 25 से 30 मिनट का रखा करेंगे, और जो अपना टारगेट है कि लगभग 40 क्लास में इस पॉलिटी के सेशन को पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। और ये नोट्स की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पीसेस विद अनुराग पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से इसको देख लीजिएगा, और वहां से आप इसका जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।